मैं सौरभ राजपूत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फाउंडर्स ऑफ नर्सिंग में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वाइटल साइंस के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राइमरी वाइटल साइंस को। शॉर्ट रिवीजन कर देता हूं आपका, ताकि आपको क्लियर हो जाए और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे 4 वाइटल साइंस, जिसमें से नंबर 1 था टेम्परेचर। ये चारों क्या होते हैं आपके बेसिक प्राइमरी वाइटल साइंस। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी वाइटल साइंस। क्या कहते हैं? प्राइमरी वाइटल साइंस। इनके अलावा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है व्हाट इज द 5th वाइटल साइन। क्या पूछा जाता है? व्हाट इज द 5th वाइटल साइंस। व्हाट इज द 5th वाइटल साइन। तो क्या बताना है हमें आंसर? द 5th वाइटल साइन इज कंसीडर्ड एज पेन। पेन को क्या माना जाता है? हमारा 5th वाइटल साइन माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके अलावा कुछ और भी वाइटल साइंस हैं जिनको माना जाता है कि वो क्या है, आपके वाइटल साइंस होते हैं, बट उनको अभी तक वाइटल साइंस की लिस्ट में कैटेगरी के अंदर नहीं इन्वॉल्व किया गया है। जैसे कि सबसे पहले क्या इनके अलावा क्या होते हैं? बेसिक प्राइमरी वाइटल साइंस कौन से होते हैं? टीपीआर और बीपी। इसके अलावा 5th वाइटल साइन कौन सा होता है आपका? पेन। और अदर वाइटल साइंस के अंदर क्या आता है? नंबर 1 इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, तो ये नोट कर लीजिएगा। एक वर्ड होता है कॉन्शियसनेस, एक होता है अनकॉन्शियसनेस। दोनों का मैं मतलब बताता हूं आपको। कॉन्शियसनेस एक वो स्टेट होता है जिसके अंदर पर्सन को पूरी तरीके से अवेयरनेस होती है अपने सराउंडिंग्स की, अपनी और जितने भी पेनफुल स्टिमुलस होते हैं या स्टिमुलाई होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उनके लिए क्या होता है? अवेयरनेस होती है। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? किससे अवेयर होता है? उसके एक्सटर्नल सराउंडिंग से, ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर क्या क्या आ सकता है? टाइम, प्लेस, पर्सन और एक्सटर्नल पेनफुल स्टिमुलाई। पेनफुल स्टिमुलाई। क्लियर? तो कॉन्शियसनेस एक ऐसा स्टेट है जिसमें क्या होता है? पर्सन फुली अवेयर होता है, ओरिएंटेड होता है किसके लिए? टाइम, प्लेस, पर्सन और एक्सटर्नल पेनफुल स्टिमुलाई। पेनफुल स्टिमुलाई यहाँ पे क्या होता है? जैसे कि अगर हम किसी पर्सन को पिंच करें, ठीक है, क्या करते हैं? पिंच करते हैं अगर, तो क्या होता है? वो एक रिएक्शन देता है, रिस्पॉन्स देता है और उसको पेन फील होता है। वो क्या होता है? आपका कॉन्शियसनेस की स्टेट होती है, अवेयरनेस होती है। ठीक है, इससे के आगे क्या होता है आपका? अनकॉन्शियसनेस। तो अनकॉन्शियस क्या होता है? अनकॉन्शियसनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड इन विच पर्सन इज नॉट aware of its surrounding. Clear? In which the person is not aware of his surroundings. जैसे अब हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर कॉन्शियसनेस के अनकॉन्शियसनेस के अंदर, कि अगर हम उसको पेशेंट को पेन प्रिक करें, स्लैब मारे, कुछ भी इस तरह की एक्सटर्नल फिजिकल स्टिमुलाई देते हैं अगर उसको, तो वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स नहीं करेगा और क्या होता है? वो अनकॉन्शियसनेस की स्टेट में पहुंच जाता है। ये अनकॉन्शियसनेस की स्टेट जो होती है वो लगभग कब तक लास्ट कर सकती है? ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन क्या क्या हो सकता है? ड्यूरेशन इट लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स। ओके, इसके अलावा एक टर्म और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोमा। क्या बोलते हैं? कोमा। लोग होता क्या है? तो कोमा क्या होता है? कोमा इज अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। क्या है? इट्स अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग। पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स।
ठीक है, ये लिखा है एक स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस इन विच द पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स, जिसके अंदर जब अब ये क्यों जनरेट होती है, ये डेवलप क्यों होती है, जब हम अनकॉन्शियसनेस की स्टेट को अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं विद इन 24 आवर्स तो इट विल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कोमा। ओके, सिंपली अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कोमा की कंडीशन में चला जाएगा। तो अनकॉन्शियसनेस मैंने बताया जैसे आपको, वो क्या करती है, फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स के लिए ही लास्ट करती है, ठीक है। जबकि कोमा जो होती है मोर देन 24 आवर्स, ये क्या होता है, विद इन 24 आवर ही इसमें कॉन्शियसनेस लेवल का अल्टरेशन होता है। इसमें क्या होता है, अगर 24 आवर से ज्यादा अगर कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है तो हम उसको किसके अंदर कैटेगराइज करते हैं, कोमा के अंदर कैटेगराइज करते हैं, मोर देन 24 आवर्स। और ये क्या कब तक लास्ट करेगी, इट लास्ट फॉर डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। क्लियर। सबसे पहले टेम्परेचर की नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सेल्सियस में नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है टेम्परेचर की, वो होती है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितनी होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर, ये आपकी क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, पल्स, ठीक है। पल्स जो होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीपीएम, ठीक है। और इसका एवरेज कितना होता है, अराउंड एवरेज इज अराउंड 72 बीट्स पर मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। तो 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन आपको कितना याद रखना है, 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेस्पिरेशन। ओके, तो नॉर्मली कितना होता है, सभी को पता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। ये अपर जो साइड का होता है, अपर जो न्यूमरेटर शो करता है वो क्या होता है आपका, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इन दोनों के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ये तो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन किलो पास्कल। ओके, क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन किलो पास्कल। तो किलो पास्कल में ये नॉर्मल कितना होता है आपका ब्लड प्रेशर, 16/11 किलो पास्कल, इसको क्या बोलते हैं, KPL। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में, इसको अच्छे से एक कॉपी में नोट कर लीजिए। तो एक चीज और मैं बता देता हूं आपको कि किलो पास्कल, तो 1 किलो पास्कल 1 kPl इज इक्वल टू 7.35 mm ऑफ Hg। ये आपको यूनिट याद रखनी है, 1 किलो पास्कल में कितने mm ऑफ Hg होते हैं, 7.35 mm ऑफ Hg होते हैं 1 किलो पास्कल के अंदर। ये आपको मीजर्स के बारे में बता रहा हूँ। मीजर्स में क्या है, हम लोग कुछ सीक्वेंस देखेंगे कि जब कभी भी हम पेशेंट को डील करते हैं तो उसमें हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वाइटल साइंस को मेजर करने का, मॉनिटर करने का। तो सबसे पहले हम लोग जब रूटीन केयर करते हैं किसी भी पेशेंट की, रूटीन मतलब डेली केयर जो हम लोग करते हैं, अगर वो करते हैं तो रूटीन वाइटल साइंस का सीक्वेंस क्या होगा वो आप देखिए। रूटीन वाइटल साइंस का सीक्वेंस क्या होगा आपका, सबसे पहले टेम्परेचर मेजर करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या मेजर करेंगे, पल्स मेजर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, देन ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे। तो ये आपका नॉर्मल रूटीन सीक्वेंस हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, TPR BP, सिंपल जो हम लोग बोलते हैं बस वही इसका हो गया। लेकिन जब कभी भी हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन, तो इमरजेंसी वाइटल साइन का सीक्वेंस क्या होगा वो देखिए आप। इमरजेंसी वाइटल साइंस का सीक्वेंस क्या होता है आपका, यहाँ पे बदल जाता है। क्या आता है, सबसे पहले हम लोग क्या मेजर करेंगे, पल्स, उसके बाद में रेस्पिरेशन, बाद में ब्लड प्रेशर,
उसके बाद ब्लड प्रेशर, देन लास्ट में हम लोग क्या मॉनिटर करते हैं, टेम्परेचर। ये आपका तीसरा जो होता है वो आपको क्या होता है, न्यूबॉर्न वाइटल साइंस। ये तो सबको पता है कि ये होता है, ये होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों में किस तरह से असेस करेंगे हम लोग वाइटल साइंस, पहले कौन से किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। तो नियोनेट में क्या होता है, न्यूबॉर्न या नियोनेट, वाइटल साइंस का सीक्वेंस क्या होता है वो बताते हैं आपको। तो न्यूबॉर्न में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन चेक करते हैं। क्या करते हैं, रेस्पिरेशन चेक करते हैं। उसके बाद बाकी चीजें हम लोग चेक कर रहे हैं। रेस्पिरेशन के बाद पल्स, पल्स के बाद टेम्परेचर, फिर लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। इट इज अ, क्या होता है ये, इट इज अ बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्या पूछा जाता है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। तो कौन सा होता है बच्चों, वो आपको बताना है कौन सा होता है। वो होता है आपका हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस, जो कि क्या है, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो क्या है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, नंबर वन इज एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एंटीरियर हाइपोथैलेमस, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। क्या होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब ये जो आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है वो किसको रेगुलेट करता है, आपके हीट, ये किसको रेगुलेट करता है, आपके हीट लॉस का रेगुलेशन करता है, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। क्लियर। तो कोई आपसे पूछे कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस किसको करता है, हीट प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। क्लियर बच्चों। हीट लॉस का क्या मैकेनिज्म होता है, हीट प्रोडक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है, कि बॉडी में कैसे हीट प्रोडक्शन होता है, कैसे हीट लॉस होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हीट प्रोडक्शन, ओके। हीट प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस, ओके। क्या कहते हैं, थर्मोजेनेसिस। मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। तो अब हीट मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड होता है, तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का ब्रेकडाउन होता है, वही हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रहा हूं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी प्रोड्यूस करती है आपकी, कितना एनर्जी प्रोड्यूस करती है, 4 किलो कैलोरी, ओके। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना करती है, 4 किलो कैलोरी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, ठीक है। 1 ग्राम फैट प्रोड्यूसेस कितना, 9 किलो कैलोरी, एंड 1 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूसेस हाउ मच, 4 किलो कैलोरी। यानी कि अगर 1 ग्राम प्रोटीन हम लोग लेते हैं तो हमको 4 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलेगी, और इतना हीट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन एडल्ट कितना होता है, अराउंड 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर किसी इंसान का, यानी कितना चाहिए, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी अगर किसी इंसान का वेट 50 केजी है तो उसको पर डे कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। केस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कितना बढ़ती है, इसको 1 ग्राम वाला तो चाहिए चाहिए रहेगा, यानी 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से इसको चाहिए। उसके अलावा कितना चाहिए, 15 ग्राम का एडिशनल प्रोटीन उनको चाहिए। यानी कि कोई लेडी है, कोई वीमेन है, तो 50 प्लस 15 कितना होगा, 65 ग्राम उसको पर डे रिक्वायरमेंट होगा। उसके अलावा अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर जो ब्रेस्ट फीड कराती है अपने बच्चों को, तो उसको कितना रिक्वायरमेंट हो जाएगी प्रोटीन की, 1 ग्राम पर केजी पर डे, ये तो चाहिए। इसके अलावा वो कितना हो जाएगी, 25 ग्राम्स एडिशनल उसको चाहिए होगा। यानी 50 केजी की अगर है कोई वीमेन तो 50 प्लस 25 कितना हो गया, 75 ग्राम उसको पर डे की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, ओके।
इतना सब